ए सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ, एक कोई सिस्टम है उसको थर्मल इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे, ठीक है, कब, जब उसके मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल चेंज नहीं करेंगे टाइम के साथ, कि माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल चेंज नहीं करेंगे टाइम के साथ, ठीक है। तो जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं जैसे कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी है पूरे सिस्टम की टोटल, तो ये सारी चीज़ें टाइम के साथ चेंज नहीं करनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे उसका वो किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक। माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल वो टाइम के साथ चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? माइक्रोस्कोपिक मतलब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्पीड है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज कर सकती हैं, क्योंकि आपस में वो इंटरचेंज होती रहती हैं। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को हिट करेगा, किसी की स्पीड बढ़ जाएगी, किसी की स्पीड कम हो जाएगी, वो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं कर सकते, तभी हम उसको बोलेंगे कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम की जगह यहाँ पे और बेहतर टर्म होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में सिर्फ टेम्परेचर सेम होता है, लेकिन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो होता है उसमें टेम्परेचर है, प्रेशर है, सारी चीज़ें यूनिफॉर्म होती हैं और सेम होती हैं, ठीक। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ए पार्ट। एट द सेम टाइम इसका आंसर डी पार्ट भी है, कि जो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं वो टाइम के साथ चेंज कर सकते हैं। टू सिस्टम्स in thermal equilibrium with a third system separately are in thermal equilibrium with each other. The above statement, ये जो है ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है और ये टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फर्स्ट लॉ के बाद आया था ये, तो इसको, और ये फर्स्ट लॉ से भी ज़्यादा फंडामेंटल है, टेम्परेचर को डिफाइन करता है ये, तो इसका नाम रखा गया था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन, इंटरनल एनर्जी किसी भी आइडियल गैस की सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, प्रेशर और वॉल्यूम से उसे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ए पार्ट। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस करस्पॉन्डिंग टू वॉल्यूम वी एंड प्रेशर पी इज गिवन बाई, ठीक। आइडियल डायटोमिक गैस है, उसकी इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको दिया है 2.5 पी इंटू वी, ठीक। द गैस एक्सपेंड्स the gas expands from 1 liter to 2 liter at a constant pressure of 1 atmosphere, ठीक है। गैस जो है वो कांस्टेंट प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पे एक्सपेंड कर रही है 1 लीटर से 2 लीटर, तो हीट कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक। कांस्टेंट प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, तो इसको 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मान लेते हैं। और वॉल्यूम जो है वो आपका चेंज हो रहा है 1 लीटर मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब से 2 लीटर, यानी 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब चेंज कर रहा है। तो कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक। तो जो हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कहता है वो होती है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द गैस। जो आपने हीट सप्लाई करी वो दो जगह खपेगी, कुछ तो उस हीट का हिस्सा गैस वर्क में कन्वर्ट कर देगी और कुछ अपना कमीशन खा लेगी, मतलब अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगी। जैसे किसी भी प्रोजेक्ट में कुछ पैसे अगर मिल रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने में कुछ पैसे खर्च होंगे और कुछ पैसे आप प्रॉफिट की तरह सेव कर लोगे। तो गैस भी वैसे ही करती है, उसको कुछ हीट मिली तो कुछ तो गैस ने क्या कर दिया, वर्क कर दिया, और बाकी अपना कमीशन खा लिया, अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा ली उसने, ठीक। तो कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, डेल्टा क्यू, वही हमें निकालना है। डेल्टा यू कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा यू का आपको एक्सप्रेशन दिया है, तो ये हो जाएगा 2.5, प्रेशर तो सेम ही है, तो ये बन गया डेल्टा वी, V2 - V1 प्लस वर्क डन, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर वर्क डन क्या होता है, तो वो पी डेल्टा वी होता है। तो ये आपका आ गया हीट सप्लाइड 3.5 पी डेल्टा वी। प्रेशर कितना है? तो प्रेशर है आपका 10⁵, और डेल्टा वी कितना है? तो 1 लीटर से 2 लीटर किया है, तो डेल्टा वी 1 लीटर के बराबर होगा। तो ये आपका आ जाएगा 350 जूल। इतनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, 350 जूल हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। 350 जूल में 100 जूल जो जाएगी वो तो जाएगी वर्क डन में, और 250 जूल जाएगी उसकी इंटरनल एनर्जी में, मतलब कमीशन ज़्यादा खाया है, काम कम किया है। ए सर्टेन मास ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस कंटेंड इन ए क्लोज वेसल इज हीटेड, ठीक है। आइडियल डायटोमिक गैस है, उसमें एक सर्टेन मास है, उसको हम हीट अप कर रहे हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है।
हाउएवर हाफ ऑफ द गैस गेट्स डिसोशिएटेड, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे आधी गैस जो है वो डिसोशिएट, डायटोमिक गैस से डिसोशिएट हो जाती है। तो रेशियो ऑफ हीट सप्लाई टू द गैस, रेशियो ऑफ हीट सप्लाई टू द गैस, रेशियो ऑफ हीट सप्लाई टू द गैस एंड इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस होना चाहिए, ठीक, कुछ ऐसा होना चाहिए, हीट सप्लाइड टू द गैस, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, ठीक है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। चलो देखते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें, ठीक। तो एक सर्टेन डायटोमिक गैस है, क्लोज्ड वेसल में कंटेंट है, उसको हमने हीट किया है, टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं और क्लोज्ड वेसल है, टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है, क्लोज्ड वेसल है तो कोई वर्क डन नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, टेम्परेचर आप कांस्टेंट रख रहे हो तो ऐसा लग रहा है इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी, बट इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और जो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी वही हीट सप्लाइड के बराबर होगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू जो होता है वो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू तो यहाँ जीरो है। अब इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है, अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी एन सी वी टी के बराबर होती है। जनरली नंबर ऑफ मोल्स सेम होते हैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से होता है, बट इस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हो रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स टोटल बढ़ रहे होंगे, कुछ डायटोमिक बचे होंगे और बाकी मोनो एटोमिक बन गए होंगे, ठीक है। तो इसमें जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा वो नंबर बढ़ने की वजह से होगा, ठीक है। तो पहले इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालते हैं, वही इंटरनल एनर्जी का चेंज जो होगा वो वही किसके बराबर होगा, आपका हीट सप्लाइड के बराबर होगा, ठीक है। तो आराम से देखते हैं, ढंग से समझना। इनिशियल इंटरनल एनर्जी मैंने मान लिया, चलो एन नंबर ऑफ मोल्स थे, सबके सब डायटोमिक थे, तो डायटोमिक का सी भी होता है 5R/2 और टेम्परेचर होगा T, ये इनिशियल इंटरनल एनर्जी होगी, U इनिशियल कह देते हैं इसको, नंबर ऑफ मोल्स एन, सी भी कितना होगा 5R/2 और टेम्परेचर हमने मान लिया कितना है T, क्लियर, ठीक। अब आधे मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट हो गए तो फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, तो जो फाइनल होगी, आधे तो बचे होंगे, तो आधे तो अभी भी डायटोमिक ही हैं, यानी n/2 टाइम्स 5R/2 इंटू टी, आधे तो अभी भी डायटोमिक है, बचे हुए जो आधे थे वो डिसोशिएट हो गए, मोनो एटोमिक बन गए, तो n/2 अगर डिसोशिएट होंगे तो n मोनो एटोमिक मॉलिक्यूल्स, n मोनो एटोमिक एटम्स क्रिएट होंगे, ठीक है। अब एक टूटेगा तो दो बनेंगे, तो n/2 टूटेंगे तो n बन जाएंगे, और मोनो एटोमिक की जो CV होती है वो होती है 3R/2, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, और टेम्परेचर सेम रहा है, तो ये है फाइनल इंटरनल एनर्जी, क्लियर। और जो हीट सप्लाइड हो करी होगी आपने वही इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी, मतलब वो होगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर हम फाइनल जोड़ेंगे तो माइनस ही कर देते हैं, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस करोगे तो ये आने वाला है 3RT/2, तो ये रहेगा ही रहेगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका n/2 टाइम्स, ये आप खुद से करना है, इसमें कैलकुलेशन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका आ गया nRT, तो मैंने ले लिया बाहर कॉमन, तो ये आ गया 3/2 माइनस 5/4, तो 4 आ गया LCM, तो 6 माइनस 5 1/4 हो जाएगा, ये इंक्रीज है। अब आपसे रेशियो पूछ रहे हैं हीट सप्लाइड टू द इनिशियल इंटरनल एनर्जी, हीट सप्लाइड ये हो गई और इनिशियल इंटरनल एनर्जी का रेशियो, तो डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटरनल एनर्जी वो कितनी है, तो है 5/2 टाइम्स nRT, तो nRT से nRT कैंसिल आउट, ठीक, ये 2 पर पहुंच जाएगा, तो 2/5 4 जा 20, यानी ये आंसर आया 1/10। सो योर आंसर इज डी पार्ट, ठीक। तो रेशियो ऑफ हीट सप्लाई टू द गैस एंड होना चाहिए, एंड इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, क्लियर। एन आइडियल गैस इज टेकन अलॉन्ग द पाथ AV एज शोन इन अ फिगर, एक आइडियल गैस है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, यहाँ प्रेशर दिया है, ठीक है, जनरली प्रेशर ऊपर होता है वॉल्यूम नीचे होता है, बट इस केस में वॉल्यूम ऊपर है और प्रेशर नीचे है, और एक आइडियल गैस है वो A से B इस तरह से होती हुई आ रही है, ठीक। अब इसमें साफ बात आपको जो दिखाई दे रही है वो ये है कि वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क डन बाई द गैस नेगेटिव होगा, वॉल्यूम जब बढ़ता है गैस एक्सपेंड करती है तो वर्क डन बाई द गैस पॉजिटिव होता है, जब वॉल्यूम घटता है गैस कंप्रेस हो रही होती है तो वर्क डन बाई द गैस नेगेटिव होगा। तो पहली बात तो पॉजिटिव वाले आंसर होंगे नहीं, नेगेटिव वाले आंसर होंगे, ठीक। और वो जो नेगेटिव वॉल्यूम है, सॉरी नेगेटिव जो वर्क डन है वो कितना होगा, तो एरिया अंडर PV ग्राफ, तो एरिया ये वाला नहीं होगा, वो एरिया ये वाला होगा, ये वाला एरिया होगा, इतना एरिया आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप अलग अलग कैलकुलेट कर लो, ये एरिया कैलकुलेट कर लो, फिर ये एरिया कैलकुलेट कर लो, फिर ये एरिया कैलकुलेट कर लो, टोटल ऐड कर देना। जब आप
प्रेशर डालो तो ये किलो पास्कल है, यानी आंसर जब आप डालना तो 10⁻³ में डालना। जैसे मान लिया मुझे पहले ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम ये जो डिफरेंस है वो 0.2 के बराबर है, और ये जो है ये 1 किलो पास्कल है। 1 किलो पास्कल का मतलब 1000, तो ये हो गया 200 जूल। नेगेटिव होगा बट ये हो गया 200 जूल पहला। दूसरा ये कैलकुलेट करोगे तो ये भी आपका 0.2 ही है, लेकिन ये हो जाएगा 2000, तो ये हो जाएगा आपका 400 जूल। ठीक है, तीसरा कैलकुलेट करोगे तो ये भी डिफरेंस 0.2 ही है, लेकिन इधर वाला जो बेस में है ये जो दिख रहा है ये 3000 है, तो ये हो जाएगा 600 जूल। टोटल वर्क डन हो जाएगा आपका 1200 जूल, बट नेगेटिव तो -1200 जूल। सो योर आंसर इज डी पार्ट। Helium gas is subjected to a polytropic process in which the heat supplied to the gas is 4 times the work done by it. जो हीट सप्लाइड है वो 4 गुनी है वर्क डन के बराबर। कोई पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है तो उसमें इक्वेशन आपको दी है डेल्टा Q इज इक्वल टू 4 टाइम्स वर्क डन। क्लियर? ठीक, अब जरा समझिए जनरल इक्वेशन क्या होती है। डेल्टा Q जो होता है वो होता है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अगर आप दोनों तरफ कंपेयर करें तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है वो 3 टाइम्स वर्क डन के बराबर है। क्लियर? ठीक, अब आपसे पूछ क्या रहे हैं, द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ए गैस फॉर दिस प्रोसेस। मोलर हीट कैपेसिटी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखो कैसे सेटल करते हैं। तो यहाँ से जो वर्क डन आया वो आपका आया डेल्टा U/3। डेल्टा U किसी भी प्रोसेस का हो हर जगह सेम ही होता है, वो होता है NCV। CV कितना होगा FR/2 डेल्टा T, और अपॉन ये 3 चल रहा था, ये हो गया वर्क डन। और मोनो एटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी 3। जैसे आप 3 डालोगे तो उस 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट, तो ये आपका आ गया NR डेल्टा T/2, ये हो जाएगा वर्क डन। क्लियर? अब अगर डेल्टा Q हम लिखें तो डेल्टा Q जो होता है वो 4 टाइम्स वर्क डन है, तो अगर 4 की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 टाइम्स NR डेल्टा T/2, तो ये आपका बन गया 2 टाइम्स NR डेल्टा T। ये हो गया इंक्रीज इन ये हो गया आपका हीट सप्लाइड। और हीट सप्लाइड किसी भी प्रोसेस में क्या होती है, तो वो होती है NC डेल्टा T, और C जो है वो उस प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी है। तो अगर हम इक्वेट करेंगे डेल्टा T और N, और डेल्टा T और N आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये जो मोलर हीट कैपेसिटी आ रही है वो किसके बराबर आ गई, वो 2R के बराबर आ गई। सो योर आंसर इज C पार्ट। One gram of H2O changes from liquid to vapor phase at a constant pressure of 1 atm। ठीक है, लिक्विड से वेपर फेज में चेंज हो रहा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। द प्रेशर इंक्रीजेज, यहाँ प्रेशर नहीं होगा, यहाँ वॉल्यूम होगा। ठीक है, प्रेशर नहीं वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। जब लिक्विड फेज से गैसियस फेज में जाएगा तो क्या होगा, उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीजेज फ्रॉम 1 cc टू 1671 cc। 1 cc 1 ग्राम है तो 1 cc वॉल्यूम होगा उसका लिक्विड फॉर्मेट में, से 1671 cc तक उसका वॉल्यूम बढ़ गया अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। ठीक, तो गैस ने बहुत सारा वर्क किया होगा। तो बस ये पूछ रहे हैं द हीट ऑफ वेपराइजेशन इन दिस एट दिस प्रेशर इज 540 कैलोरी पर जूल। जो टोटल हीट खर्च हुई आपकी वो 540 कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से खर्च हुई। तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ढंग से समझना, जो आपने हीट खर्च करी है वो 2 जगह खर्च हुई होगी। एक तो इंटरनल एनर्जी बड़ी होगी, वो तो पक्का ही है, प्लस कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट वॉल्यूम भी एक्सपेंड कर रहा है, तो वर्क डन में भी खर्च हुई होगी। और कांस्टेंट प्रेशर पे जब वॉल्यूम बढ़ता है तो जो वर्क डन बाई गैस होती है वो P डेल्टा V होती है। तो यहाँ से जो आपने हीट सप्लाई करी 1 ग्राम के लिए वो करी 540 कैलोरी, और कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इतनी हीट आपने सप्लाई करी, और उस हीट से कुछ तो इंटरनल एनर्जी बढ़ी होगी डेफिनेटली, और कुछ क्या हुआ होगा, कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट गैस ने वर्क किया। ठीक है, प्रेशर कितना था 1 एटमॉस्फेयर मतलब 10⁵,
और वॉल्यूम कितना बढ़ा, तो 1 सीसी से 1671 सीसी, तो 1670 सीसी सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 इतना जो है वो वर्क डन किया है, इतना वॉल्यूम बढ़ा, तो टोटल ये वर्क डन हो गया। तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से आप इंटरनल एनर्जी में चेंज निकाल सकते हो, ठीक है। ये लगभग 2000 से ज़्यादा आएगा और ये लगभग 160 10⁻5 है, तो ये वन बनेगा, एक जीरो कट जाएगा, 167 आ जाएगा, तो 2000 के आसपास ही कुछ आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, आप देख लेना, इसमें से आपको एक आंसर मिल जाएगा। क्लियर? In the following figures 1 to 4, variation of volume by change of pressure is shown, ठीक है। आपको क्या दिया गया है, वाई एक्सिस पे दिया है प्रेशर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिया वॉल्यूम, और प्रेशर और वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है वो वेरिएशन जो है वो आपको शो किया गया है यहाँ पे, ठीक है। पाथ ए बी सी डी है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, सब में चारों में ऐसा ही है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछ रहे हैं, तो इन चारों ही प्रोसेस में आप जिस पॉइंट से चल रहे हो उसी पॉइंट पे वापस आ जा रहे हो, तो जो इनिशियल स्टेट है सिस्टम की वही फाइनल स्टेट है, तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो चारों ही प्रोसेस में जीरो होगा, ठीक है। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो जीरो होता है, क्योंकि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, और जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा जीरो इन ऑल 4 केसेस। When a system is taken from state 1 to state 2 along a path 1A2, A से 1 से हम 2 स्टेट जा रहे हैं, ठीक। कौन से रास्ते से जा रहे हैं, ए होते हुए, ठीक। जो हीट एब्जॉर्ब करी इस पाथ में वो 50 कैलोरी करी, और जो वर्क किया वो 20 कैलोरी किया, ठीक है। इस रास्ते के बारे में बात करते हैं। जो हीट एब्जॉर्ब करी वो कितनी करी, 50 कैलोरी। जो वर्क किया वो कितना किया, 20 कैलोरी। इसका मतलब 50 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब करी, काम किया सिर्फ 20 कैलोरी, तो इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ा ली होगी, 30 कैलोरी, ठीक है। 50 कैलोरी हीट ली और काम किया सिर्फ 20 कैलोरी, तो बची हुई 30 कैलोरी कहाँ गई, तो उससे अपनी इंटरनल एनर्जी कमीशन खा लिया, 30 कैलोरी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। कौन सी प्रोसेस में, 1 से 2 जाने में, बाया ए। इंटरनल एनर्जी प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करती, वो स्टेट फंक्शन होती है, तो 1 से 2 आप किसी भी रास्ते से जाओगे इंटरनल एनर्जी का इंक्रीमेंट 30 कैलोरी ही होगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अलोंग पाथ 1B2, अगर हम बी से होते हुए जाएं, तो जो हीट एब्जॉर्व है वो 36 कैलोरी है, तो वर्क डन पूछ रहे हैं, ठीक है। फिर से समझो, जो हीट एब्जॉर्व है वो कितने का रही है, 36 कैलोरी, दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन इंटरनल एनर्जी का इंक्रीमेंट तो 20-30 कैलोरी ही होगा, वो तो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करेगा। अगर ए से रास्ते से जाने में अगर 30 कैलोरी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, तो बी वाले रास्ते से जाओगे तब भी इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ेगी, 30 कैलोरी ही बढ़ेगी। तो जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, तो 36 कैलोरी हीट ली, 30 कैलोरी इंटरनल एनर्जी बढ़ा ली, तो वर्क डन तो सिर्फ और सिर्फ 6 कैलोरी हुआ होगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, डी पार्ट। द रेशियो ऑफ वर्क डन बाई एन आइडियल डायटोमिक गैस टू द हीट सप्लाइड बाई द गैस इन एन आइसोबारिक प्रोसेस। एक आइसोबारिक प्रोसेस है और उसमें आपको किसका रेशियो निकालना है, वर्क डन बाई द गैस और हीट सप्लाइड का रेशियो निकालना है। तो आइसोबारिक प्रोसेस का जो वर्क डन होता है वो पी डेल्टा भी ले सकते हो या एन आर डेल्टा टी ले सकते हो, ये तो हो गया वर्क डन। और जो हीट सप्लाइड होती है वो होती है एन सी पी डेल्टा टी। सी पी खुद क्या होता है, सी वी प्लस आर होता है, तो एन एन डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया, तो ये ऊपर बचा आर, ये हो गया सी वी प्लस आर। अभी गैस कैसी है, गैस डायटोमिक है, तो डायटोमिक का जो सी वी होगा वो 5R/2 होता है, तो R अपॉन 5R/2 प्लस आर, आर 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 कैंसिल, ऊपर आया 1, नीचे 5R/2 प्लस 1, तो ये 7R/2, 2 पर पहुंच जाएगा, तो 2/7 आपका आंसर बनेगा। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। A given mass of a gas expand from state A to state B by 3 path 1, 2 and 3 as shown in figure। फिगर दूसरे डायग्राम में अभी देखेंगे, दूसरी पिक्चर में है फिगर, ठीक है। तो 3 अलग अलग पाथ हैं, उनसे हम स्टेट ए से स्टेट बी जा रहे हैं, और W1, W2, W3 तीन जो वर्क डन दिए हैं तीनों पाथ से, तो कुछ कंपेयर करा है, ठीक है। तो देखते हैं जरा क्या है वो
पिक्चर। तो ये आपकी पिक्चर है, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दिया है, ए से बी जाने का एक 1 है, एक दूसरी प्रोसेस 2 है और ये थर्ड प्रोसेस है, और तीनों में वर्क डन आपको दिया। तो वर्क डन जो होता है वो एरिया अंडर पीवी ग्राफ होता है। तो अगर हम यहाँ समझने की कोशिश करें तो ए बी, तो पहली प्रोसेस का वर्क डन जो है वो ये वाला एरिया होगा, दूसरी प्रोसेस का वर्क डन एरिया थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, तीसरी प्रोसेस का वर्क डन में एरिया थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो वर्क डन होगा वो कौन सी प्रोसेस में होगा? थर्ड प्रोसेस में, उसके बाद सेकेंड प्रोसेस में और उसके बाद फर्स्ट प्रोसेस में। ठीक, सो योर आंसर इज बी पार्ट। When an ideal monoatomic gas is heated at constant pressure, कोई आइडियल मोनोएटोमिक गैस है, उसको हम हीट कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड विच इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी, हीट एनर्जी का कितना हिस्सा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जा रहा है, यानी आपसे पूछ रहे हैं डेल्टा यू अपॉन डेल्टा क्यू, हीट एनर्जी का कितना हिस्सा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में गया, तो ये फ्रैक्शन आपसे पूछ रहे हैं। डेल्टा यू हर प्रोसेस में कितना होता है? एन सी वी डेल्टा टी, और ये सिंस कांस्टेंट प्रेशर की प्रोसेस है तो ये बनेगा एन सी पी डेल्टा टी। क्लियर? ठीक, मोनो एटोमिक गैस है तो एन एन ये सब कैंसिल आउट हो गया। मोनो एटोमिक का सी वी जो होता है वो 3r/2 होता है, और सी पी जो होगा सी वी प्लस आर होगा तो ये 5r/2 बन जाएगा। तो ये रेशियो आपका आया 3:5। सो योर आंसर इज बी पार्ट। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस इन द स्टेट डायग्राम। जो डायग्राम बनाया गया है ये है प्रेशर है किलोपास्कल में, और ये वॉल्यूम है आपका सीसी में, वर्क डन पूछ रहे हैं। तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का जो एरिया एनक्लोज्ड विद इन द साइकिल होता है वही वर्क डन होता है। दूसरी बात, अगर पीवी ग्राफ क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, पीवी ग्राफ एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। तो पहली बात तो इसमें वर्क डन आएगा नेगेटिव, और होगा किसके बराबर? एरिया एनक्लोज्ड विद इन द साइकिल। कितना बनेगा? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस जो है वो है आपका 250 सीसी, सीसी का मतलब हुआ 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब, और जो हाइट है वो है आपकी 80 किलो पास्कल, 80 इंटू 10⁻3। तो देख लेते हैं क्या आंसर बनेगा। तो 3, 4, 5 और एक पॉइंट और लगा लेते हैं, और ये 10⁻⁻⁶ कैंसिल आउट हो गया। 2 से कैंसिल करेंगे, ये 4 टाइम्स, 4 से 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 जूल आ रहा है। और नेगेटिव क्यों? क्योंकि साइकिल कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। पीवी ग्राफ अगर एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस हो तो वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव होता है। अगर वो क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस होता है तो वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव आता है पीवी ग्राफ का। सो हियर इज योर आंसर, डी पार्ट। Q calorie of heat is required to raise the temperature of 1 mole of a monoatomic gas from 20 degree Celsius to 30 degree Celsius at constant pressure. Constant pressure पे 20 से 30 तक मोनोएटोमिक गैस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 मोल गैस में जो हीट सप्लाई करनी पड़ रही है वो Q है। ठीक है, तो Q जो बनेगा वो बनेगा NCP डेल्टा T। सारी वैल्यू डालते हैं। नंबर ऑफ मोल 1, ये मोनो एटोमिक गैस है तो CV होगा 3r/2, CP हो जाएगा 5r/2, और टेम्परेचर आपने 20 से 30 बढ़ाया, 10 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट है तो वही 10 केल्विन के इंक्रीमेंट के बराबर होगा। तो ये आपका आ जाएगा 25R। ठीक, अब क्या कह रहे हैं? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस फ्रॉम 20 to 25 एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो अब कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी? तो उसको नाम दिया Q'। 1 मोल है, बढ़िया। डायटोमिक गैस है तो उसका CV जो होता है वो 5r/2 होता है, तो CP 1 R ऐड करोगे तो 7r/2 हो जाएगा। और टेम्परेचर आप सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हो, यानी 5 केल्विन का इंक्रीमेंट है, तो ये आपका आ जाएगा 35r/2। ये पूछ रहे हैं कितना होगा। ठीक है, तो 25 जो R था वो Q था, तो R क्या होगा? Q/25। तो यहाँ वैल्यू डाल देते हैं 35/2। R कितना होनेगा? Q/25, 5, 7, तो ये आया 7Q/10। इतनी हीट लग जाएगी, डी पार्ट। A gas undergoes a cyclic process A to B to C then D then back to A as shown in a figure.
द प्रोसेस ए बी सी इज सेमी सर्कुलर, ये जो है ये सेमी सर्कल बन रहा है। तो वर्क डन पूछ रहे हैं तो बहुत ही सिंपल है, साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन एरिया एनक्लोज विद इन द साइकिल होता है। सिंस साइक्लिक प्रोसेस पीवी ग्राफ का साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज है तो ये वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक, एरिया निकाल लेते हैं, सेमी सर्कुलर है। ठीक, पाई आर स्क्वायर बाई 2, लेकिन फिर भी मैं इसको लिखूंगा पाई R1 इंटू R2/2। R1 रेडियस, एक रेडियस में ये वाली लूंगा प्रेशर वाली, और एक रेडियस में ये वाली लूंगा वॉल्यूम वाली, तभी करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तभी वो जो यूनिट आएगी वो वर्क डन की यूनिट आएगी। ठीक, तो पाई बाई 2 R1 तो है 20, ये वाली जो R1 है ये 50 - 30 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर एकदम सही दिया है। और ये जो R2 है वो है, ये है 20, ये है 60, टोटल हो गया 40 20, ये भी 20 है, 20 मीटर क्यूब। ठीक, तो ये आपका आंसर बनने वाला है 200 पाई जूल, 200 पाई जूल। सी पार्ट। A gas mixture contains 2 moles of oxygen and 4 moles of argon at temperature T. Neglecting all vibrational modes, the total internal energy of the system. Vibrational काउंट नहीं करने हैं, तो सिर्फ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काउंट करने हैं आपको। ठीक, तो टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी बनेगी, तो 2 मोल ऑक्सीजन, ठीक, NCVT, एन कितना है 2, ऑक्सीजन डायटोमिक है तो ये हो जाएगा 5R/2, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी उसकी, और टेम्परेचर T, ये ऑक्सीजन की इंटरनल एनर्जी होगी, प्लस 4 मोल आर्गन के हैं तो आर्गन की जो CV होगी वो 3R/2 होगी, 3 ही होंगी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन की होगी। मोनो एटॉमिक है तो रोटेशन तो होगी नहीं, और टेम्परेचर कितना है T, तो ये 2 से कैंसिल किया तो ये हो गया 5RT, यहाँ 2 से कैंसिल किया तो ये हो गया 6RT, सो द टोटल आंसर इज 11RT। डी पार्ट। 1 gram mole of an ideal gas at STP is subjected to a reversible adiabatic expansion to double its volume। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है जिसमें वॉल्यूम हम डबल कर रहे हैं। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपसे पूछ रहे हैं कितना होगा। क्लियर, तो जरा समझते हैं इसमें। ठीक, अगर आप वॉल्यूम डबल कर रहे हो तो वर्क डन बाय द गैस होगा, और जितना गैस वर्क करेगी एडियाबैटिक प्रोसेस में वो उसकी इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे आता है। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो वर्क डन के ही बराबर होगा। इवन एक माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस ये बताएगा कि जितना गैस वर्क करती जाएगी उतनी इंटरनल एनर्जी उसकी कम होती जाएगी, वर्क माइनस ऑफ वर्क डन बाय द गैस। क्लियर, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला बन के आता है आपका वो आता -NR, एक मिनट, माइनस, तो वर्क डन से नहीं हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, तो डेल्टा यू जो होगा वो बनेगा आपका NCV क्या होगा आपका FR/2 इंटू डेल्टा टी। ठीक, अब कैसे सेटल करेंगे वो समझना। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको गामा दिया है, ये डायटोमिक गैस है, 1.4 दिया है तो ये डायटोमिक गैस है। अब टेम्परेचर में वेरिएशन कैसे निकालेंगे वो देखना आपको। 1 ग्राम मोल, नंबर ऑफ मोल 1 दिए हैं, टेम्परेचर का वेरिएशन कैसे निकालेंगे, तो शुरुआत में वो STP पे है। STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी इनिशियल टेम्परेचर जो है वो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन, और प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो। अब आप क्या कर रहे हो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में उसका वॉल्यूम डबल कर रहे हो, तो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन क्या होगा वो हम देख रहे हैं कैसे। PV2 पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्रेशर आपको नहीं चाहिए, आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में चाहिए, तो प्रेशर की जगह क्या लिखेंगे हम, NRT/V इंटू V2 पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये बना T इंटू V की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, इनिशियल टेम्परेचर आपको पता है, इनिशियल वॉल्यूम V है 273, वॉल्यूम V की पावर गामा -1 इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर आपको निकालना है, T डैश क्या देता हूँ, और फाइनल वॉल्यूम डबल कर रहे हो 2V की पावर गामा -1, तो V की पावर गामा -1 से V की पावर गामा -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आया 273 इज इक्वल टू T डैश, और ये
टू की पावर गामा माइनस वन। गामा आपका 1.4 है, -1 करेंगे तो ये 0.4 आ जाएगा। तो यहाँ से जो टी डैश आपका आया वो आपका आ गया 273/2 की पावर 0.4। ठीक, अभी थोड़ा मुश्किल काम है इसको सेटल करना, लॉग एंटी लॉग चाहिए होगा, लेकिन इन प्रिंसिपल यहाँ से टी डैश फाइंड हो जाएगा। टी पता है आपको, टी डैश पता है, सारी वैल्यू यहाँ डालेंगे तो आप क्या फाइंड कर लोगे, इंक्रीज इन इट्स चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। कैलकुलेशन है थोड़ी सी, तो देख लेना आप। ए मोनो एटोमिक गैस इज सप्लाइड हीट क्यू वेरी स्लोली कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट रख के आपने हीट सप्लाई करी है, तो वर्क डन पूछ रहे हैं कितना होगा। तो सिंपली ये पूछ रहे हैं कि इस हीट का कितना हिस्सा वर्क डन में जाएगा। तो जो क्यू होगा वो होगा आपका एन, मोनो एटोमिक है, सी पी डेल्टा टी, सी पी होगा आपका मोनो एटोमिक का 5r/2, और जो वर्क डन होता है वो एन आर डेल्टा टी होता है। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि जो वर्क डन होगा, जो हीट है वो आपका 5/2 टाइम्स वर्क डन के बराबर है। तो जो वर्क डन है वो 2/5 टाइम्स हीट के बराबर है। An ideal gas A and a real gas B have their volumes increased from V to 2V under isothermal condition। एक आइडियल गैस A है, एक आइडियल गैस है A, और B जो है वो रियल गैस है, और उनके वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं। आइसोथर्मल कंडीशन, टेम्परेचर कांस्टेंट रख के हम वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं वॉल्यूम। ठीक, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछ रहे हैं। बेसिकली आइसोथर्मल कंडीशन है तो टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा है, तो रियल आइडियल सिचुएशन में तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। ठीक, आइडियल केस में जो आइडियल सिचुएशन होगी, यानी ए वाले केस में जो इंटरनल एनर्जी का इंक्रीमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो। ठीक, लेकिन बी वाले में इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी जरा समझना। बी एक रियल गैस है, रियल गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जब अट्रैक्ट करेंगे और आप चाह रहे हो उनका वॉल्यूम बढ़ जाए, तो उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसके की जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो ऐसा मान लेते हैं कि एक स्प्रिंग लगी है इनके बीच में, अब मुझे इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ानी है, तो डेफिनेटली वर्क करना पड़ेगा और वो स्प्रिंग की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। तो ए वाले केस में तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, लेकिन बी वाले केस में कुछ होगा, एंड बी वाले केस की जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है वो ए से ज़्यादा होगी। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट ऑफ बी विल बी मोर देन दैट ऑफ ए, और ए की क्या होगी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, जीरो। एक साइकिल की प्रोसेस दी है, एक मोल एक आइडियल गैस का है, वीटी ग्राफ आपको दिया, वीटी ग्राफ। ठीक, तो वर्क डन पूछ रहे हैं चारों पार्ट, तीनों पार्ट में, ए से बी में, बी से सी में, सी से ए में। ठीक, तो ए से बी का आप समझो पहले। ए से बी जो है वो वॉल्यूम कांस्टेंट की प्रोसेस है, तो वर्क डन बाय द गैस उसमें जीरो होगा। तो ए से बी वाला पार्ट तो हो गया जीरो, तो जीरो ए में भी है, सी में भी है, डी में भी है, यानी ये आंसर नहीं बनेगा। ठीक, अब बी से सी के बारे में बात करते हैं। बी से सी की जो प्रोसेस है, बी से सी की जो प्रोसेस है आपकी, बी से सी की जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट टेम्परेचर की प्रोसेस है, और कांस्टेंट टेम्परेचर में जो वर्क डन होता है आइसोथर्मल कंडीशन में वो एन आर टी एल एन बी टू बाई वी वन होता है। तो इसमें लॉग वाला एक्सप्रेशन आएगा, और वी टू में जाएगा वी टू, और वी वन में जाएगा वी वन, और टेम्परेचर आपका टी टू, नंबर ऑफ मोल वन है, तो ये बना आर टी टू एल एन वी टू बाई वी वन। तो आर टी टू एल एन वी टू बाई वी वन इसमें भी है, सी में भी है, और डी में भी है। ठीक, तो ये भी आंसर सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ए गलत हो गया आपका। अब जरा इस प्रोसेस में आते हैं, सी से ए। ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कुछ मेंशन नहीं है, जबकि ये मेंशन होना चाहिए कि ये वो प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, या ये मेंशन होना चाहिए कि ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करती है, ओरिजिन से। ठीक, तभी हमारा आंसर बनेगा। और जब ये कांस्टेंट प्रेशर की इक्वेशन है तो उसका जो वर्क डन होता है वो होता है एन आर डेल्टा टी। एन नंबर ऑफ मोल वन है, आर आर है, और टेम्परेचर फाइनल ए का है और इनिशियल सी का है, तो टी वन माइनस टी टू। ठीक, और इस वाले में उल्टा लिखा हुआ है, ये उल्टा लिखा हुआ है, तो आंसर आपका क्या बना, सी पार्ट। सी पार्ट आपका आंसर बनेगा। ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, और डी से वापस ए।
और वर्क डन बाय द गैस पूछ रहे हैं पूरे सिस्टम में गैस ने कितना वर्क किया, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप ढंग से देखो तो ये दो साइक्लिक प्रोसेस बन जाएंगी, एक साइक्लिक प्रोसेस ये बन जाएगी, एक साइक्लिक प्रोसेस ये बन जाएगी, और एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो जितना एरिया इसका आएगा उतना ही एरिया इसका आएगा, जितना वर्क डन पॉजिटिव उतना ही वर्क डन नेगेटिव, तो नेट वर्क डन पूरी प्रोसेस में कितना हो जाएगा, 0। सो हियर द आंसर इज 0।